समंदर में भारत का साइलेंट हंटर अभियान शुरू। 5 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट से दुनिया में खलबली। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने का महा ब्लूप्रिंट तैयार। हिंद महासागर में बिछेगी नई बिसात। जर्मनी से स्पेन तक दुनिया के बड़े खिलाड़ी मैदान में, लेकिन एक देश की एंट्री ने सबको चौंकाया। जो 80 के दशक में भारत के साथ था खड़ा, वो आज हमें ही सबसे घातक पनडुब्बी बेचने आया। वाइस एडमिरल ने 1997 में जो राज देखा, उसने मोड़ दिया भारत की पनडुब्बी कहानी का रुख। भारत की एक भूल ने हमें 30 साल पीछे धकेला। क्या अब प्रोजेक्ट 75 आई उस गलती को सुधारेगा? हिंद महासागर की गहराइयों में इस वक्त जो बिसात बिछी है, वो सतह पर दिखने वाले किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक है। ये समंदर के नीचे लड़ी जाने वाली बादशाहत की जंग है, जहां एक चूक का मतलब है पूरी बाजी हार जाना। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला का फंदा लगातार कसता जा रहा है। उसके जासूसी जहाज और पनडुब्बियां हिंद महासागर को अपना घर बना रही हैं। इस खामोश घेराबंदी को तोड़ने के लिए 2025 के भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसे आप P75I भी कहते हैं। ये 5 अरब डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक ऐसा महाप्रोग्राम है जिसने दुनिया भर के रक्षा सौदागरों की नींद उड़ा दी है। भारत को चाहिए 6 ऐसी साइलेंट किलर पनडुब्बियां जो हफ्तों तक पानी के नीचे बिना आहट दिए दुश्मन के इलाके में घूम सकें, और ये लैस होंगी AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से। इस सौदे को हासिल करने के लिए जर्मनी की HDW से लेकर स्पेन की नवांतिया तक सब लाइन में खड़े हैं। लेकिन इस रेस में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसने भारत के पुराने जख्मों को कुरेद दिया है, और वो नाम है साउथ कोरिया की देवू शिप बिल्डिंग यानी DSME का। आखिर साउथ कोरिया की इस एंट्री से खलबली क्यों मची, और 80 के दशक की वो कौन सी कहानी है जिसमें भारत और साउथ कोरिया दोनों एक ही नाव पर सवार थे? लेकिन आज कोरिया हमें हथियार बेचने वाला मास्टर बन गया और हम खरीदार। वाइस एडमिरल अरुण कुमार सिंह ने 1997 में ऐसा क्या देखा था जिसने उन्हें 30 साल पहले ही आईना दिखा दिया था? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और कैसे एक देश जो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे साथ ही लाइन में खड़ा था, आज हमसे मीलों आगे निकल गया? चलिए इस पूरी कहानी को जड़ से समझते हैं। बात है 1980 के दशक की, जब शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। भारत 1971 की जंग के बाद अपनी नौसेना को फौलादी बना रहा था। हमें सोवियत संघ से पनडुब्बियां मिली थीं, लेकिन अब भारत को चाहिए थी पश्चिम की सबसे आधुनिक, सबसे खामोश डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। हमारी नजरें टिकी पश्चिम जर्मनी की कंपनी HDW यानी होवाल्ट्सवर्ग के डॉयचे वर्फ्ट पर। उनकी टाइप 209 पनडुब्बी उस वक्त की सबसे बेहतरीन साइलेंट हंटर मानी जाती थी। 1981 में भारत ने जर्मनी के साथ एक बड़ा सौदा किया। हम 2 पनडुब्बियां सीधे जर्मनी से खरीदेंगे और 2 पनडुब्बियां लाइसेंस के तहत भारत में ही मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी MDL में बनाएंगे। इस क्लास को नाम दिया गया शिशुमार क्लास। ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। ठीक इसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक और देश, 1987 में साउथ कोरिया की नौसेना ने भी जर्मनी की HDW को ही चुना और टाइप 209 पनडुब्बी का ऑर्डर दे दिया। उनकी क्लास का नाम पड़ा चांग बोगो क्लास। आप कह सकते हैं कि 1980 के दशक में भारत और साउथ कोरिया दोनों एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट थे। दोनों ने एक ही किताब जर्मन टेक्नोलॉजी खरीदी थी और दोनों का इम्तिहान एक ही था, अपने दम पर एक आधुनिक पनडुब्बी का बेड़ा खड़ा करना। यहां तक कहानी बिल्कुल बराबर थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दोनों देशों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। भारत उस किताब को पढ़कर घोटालों और सियासत के जाल में फंस गया, जबकि साउथ कोरिया ने उस किताब को पढ़ने के बाद अपनी खुद की एक नई और भी ज्यादा खतरनाक किताब लिख डाली। भारत की कहानी उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी। 1986 में पहली 2 जर्मन पनडुब्बियां शिशुमार और शंकुश भारत पहुंची। इसके बाद मुंबई में MDL ने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम शुरू किया और 1992 में शल्की और 1994 में शंकुल को नौसेना में शामिल किया गया। 4 पनडुब्बियां हमारे पास थीं,
प्लान ये था कि हम ऐसी ही 2 और पनडुब्बियां बनाएंगे, बेड़े को 6 तक ले जाएंगे और इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन तभी 1987 में भारतीय रक्षा सौदों का वो जिन्न बोतल से बाहर आ गया जो आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, भ्रष्टाचार। HDW सौदे पर दलाली और घूसखोरी के आरोप लगे। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। अखबारों की सुर्खियां रंग गई, जांच पर जांच बिठा दी गई और इस सियासी तूफान का सबसे बड़ा शिकार बना भारत का पनडुब्बी प्रोग्राम। जो टेक्नोलॉजी हम जर्मनी से सीख रहे थे वो ठंडे बस्ते में चली गई। जो अधिकारी और इंजीनियर इस काम में लगे थे वो सब जांच के घेरे में आ गए। नतीजा, 5वीं और 6ठी पनडुब्बी बनाने का जो प्लान था उसे 2005 में आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए हमने अरबों रुपए खर्च किए उसे हम 4 नावों के बाद आगे ही नहीं बढ़ा पाए। हमारा शिशुमार बेड़ा सिर्फ 4 पर ही अटक गया। हम 1994 से लेकर 2005 तक लगभग 11 साल सिर्फ फाइलों और जांच में फंसे रहे। ये वो लॉस्ट डिकेड यानी खोया हुआ दशक था जब दुनिया आगे बढ़ रही थी और हम अपनी ही बनाई उलझनों में फंसे थे। ये सिर्फ एक सौदा रद्द होना नहीं था, ये भारत के रणनीतिक भविष्य पर एक गहरी चोट थी जिसका दर्द हम आज 2025 में भी महसूस कर रहे हैं। और जिस वक्त भारत घोटालों, जांच और राजनीतिक लकवे से जूझ रहा था, साउथ कोरिया क्या कर रहा था? 1993 से 2001 के बीच साउथ कोरिया ने न सिर्फ जर्मनी से मिली 3 पनडुब्बियां लीं, बल्कि अपने हुंडई और देवू शिपयार्ड में 6 और पनडुब्बियां धड़ाधड़ बना डाली। उनके पास 9 पनडुब्बियों का एक ताकतवर बेड़ा तैयार था। लेकिन कोरियाई सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वो जर्मनी से मिली टेक्नोलॉजी को मास्टर कर रहे थे। वो उसे खोल रहे थे, समझ रहे थे और फिर उसमें अपने खुद के अपग्रेड जोड़ रहे थे। उन्होंने पनडुब्बी के डिजाइन को बेहतर बनाया, उसमें अपने देश में बने एडवांस सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स फिट किए, उसे और ज्यादा शांत, क्वाइटर और ज्यादा घातक लीथल बनाया। और इसी सच का सामना हुआ वाइस एडमिरल रिटायर्ड अरुण कुमार सिंह का, जब वो 1997 में एक आधिकारिक दौरे पर साउथ कोरिया के देवू शिपयार्ड पहुंचे। एडमिरल सिन्हा 1971 की जंग देख चुके थे। वो भारत के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने देवू के उस विशाल शिपयार्ड को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक टाइप 209 पनडुब्बी का निर्माण हो रहा था, दूसरी लॉन्च के लिए तैयार खड़ी थी। उन्होंने बाद में लिखा कि जब वो उस कोरियाई नौसेना की पनडुब्बी पर चढ़े तो वो हैरान थे। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि SSK यानी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बनाने और डिजाइन करने में साउथ कोरिया भारत से कितना ज्यादा आगे निकल चुका था। ये 1997 का वो वेकअप कॉल था जो भारत को झकझोर रहा था। जहां हम 4 पनडुब्बियों के बाद रुक गए थे, वहीं कोरिया न सिर्फ अपने लिए 9 पनडुब्बियां बना चुका था, बल्कि वो अब इस टेक्नोलॉजी को निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा था। अब सीधे फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आज 2025 में। वो वेकअप कॉल आज एक हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा है। भारत 20 साल की देरी के बाद आखिरकार प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां बना रहा है। लेकिन ये भी हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए नाकाफी हैं। चीन का खतरा इतना बड़ा है कि हमें तुरंत 6 और आधुनिक पनडुब्बियों की जरूरत है जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत ली जाएंगी। ये वो पनडुब्बियां होंगी जिनमें AIP टेक्नोलॉजी होगी, मतलब वो दुश्मन के इलाके में हफ्तों तक छुपी रह सकती हैं। और इस रेस में बोली लगाने वालों की लिस्ट देखिए। जर्मनी की HDW, हमारा पुराना गुरु, स्पेन की नवांतिया और साउथ कोरिया की देवू DSMI। ये वही देवू है जिसकी रफ्तार देखकर 1997 में एडमिरल सिंह चौंक गए थे। आज साउथ कोरिया सिर्फ एक असेंबलर नहीं है, वो एक इनोवेटर है। 2007 में ही उसने इंडोनेशिया को अपनी अपग्रेडेड टाइप 209 पनडुब्बियां बेचने का 1.1 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया था। वो जर्मनी के डिजाइन को लेकर उसे इतना बेहतर बना चुके हैं कि आज वो खुद एक बड़े एक्सपोर्टर हैं। और बात यही नहीं रुकी। 2021 तक साउथ कोरिया ने KSS-3 नाम का अपना खुद का 3000 टन का बीस्ट, ये वो पनडुब्बी है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकती है। सोचिए, जो देश 8-10 के दशक में हमारे साथ टाइप 209 खरीद रहा था,
वो आज 3000 टन की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बना रहा है और हम आज भी अपनी पुरानी शिशुमार क्लास को अपग्रेड करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जो वाटर डाउन यानी पानी में मिली हुई कहानी है, ये दिखाती है कि एक घोटाला और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देश को दशकों पीछे कैसे धकेल सकती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एडमिरल सिंह की 1997 की वो याद सिर्फ एक पुराने नौसैनिक का किस्सा नहीं है, ये 2025 के भारत के लिए एक कड़वी चेतावनी है। ये हमें आईना दिखाता है कि जब हम घोटालों और देरी में फंसे थे, तब साउथ कोरिया जैसा देश आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा गढ़ रहा था। आज जब देवू हमारे P-75I टेंडर में बोली लगाता है, तो ये एक विडंबना है। ये वही स्टूडेंट है जो अब अपने क्लासमेट को सबसे एडवांस सबक सिखाने आया है। सवाल ये है कि क्या भारत इस $5 बिलियन के सौदे से अपनी पिछली गलतियों को सुधार पाएगा? क्या प्रोजेक्ट 75 इंडिया वो छलांग होगी जिसकी हमें सख्त जरूरत है, या ये भी देरी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उलझनों में फंस जाएगा? हिंद महासागर में वक्त रेत की तरफ फिसल रहा है और चीनी ड्रैगन इंतजार नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को साउथ कोरिया जैसे नए मास्टर से टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, या अपने पुराने गुरु जर्मनी पर ही भरोसा करना चाहिए, या फिर आत्मनिर्भर भारत का रास्ता कुछ और ही होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, जहां एक तरफ हम दुनिया से ये साइलेंट किलर खरीदने की बात कर रहे हैं, वहीं भारत ने चुपचाप समंदर के नीचे अपना एक ऐसा महाशिकारी भी तैयार किया है जिसे AIP की जरूरत ही नहीं। एक ऐसा हथियार जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकता है, क्योंकि वो डीजल से नहीं, न्यूक्लियर पावर से चलता है। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे भारत के टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर पनडुब्बी बेड़े अरिहंत क्लास की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का। उस खुलासे को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।